तो इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन किसको कहते हैं? जब लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होकर के कंपैरेटिवली बिगर मास का न्यूक्लियस बनाता है along with a huge amount of energy, this process is called nuclear fusion. तो डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार, लिखिए when lighter nucleus combine to form a nucleus of larger mass along with huge amount of energy is called न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिखें, सन जो है उसमें हाइड्रोजन, 4 एटम हाइड्रोजन का कंबाइन होकर के हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन का 4 एटम ये कंबाइन होकर के हीलियम बनाता है, हीलियम 24। अब आगे जो है आपको लिखना है कि भाई इसमें 4 प्रोटॉन है, यहाँ 2 ही प्रोटॉन है, तो 2 पॉजिट्रॉन होगा। पॉजिट्रॉन किसको कहते हैं? इसको। ये कितना होगा? 2 प्लस एनर्जी बाहर निकलेगा। वो एनर्जी कितना होगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे हमको तो याद है ये एनर्जी होता है 26 अप्रॉक्सीमेटली 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्टली अगर कहें तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है? अगर कैलकुलेट करने के लिए आपको कहे, तब क्वेश्चन तुमको दे दे कि भाई हीलियम 24 का मास है 4.0026 AMU और हाइड्रोजन का मास है 1.0078 AMU। फाइंड Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन दे दे तो वो आपको याद नहीं भी रहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Q वैल्यू कैसे निकालें? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C²। Q वैल्यू हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1.0078 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हीलियम है और पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर इसलिए उसका मास नहीं दिया हुआ, मतलब उसको छोड़ देना है। इसका मास है 4.0026 इंटू, चूँकि AMU में दिया है तो 931.5। अब इसको आप गुना करके निकालिए, ये आएगा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन है, इसको हम लोग थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन ही होता है, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन एक साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होकर के हीलियम बनाता है। तो जब प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन जब तक 3 फर्मी से दूर है तब तक तो उस पर केवल रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा नहीं। जब 3 फोर्स से नज़दीक आएगा तब वो अट्रैक्ट करेगा, तब वो न्यूक्लियस बनाएगा। लेकिन जब तक 3 फर्मी से वो दोनों प्रोटॉन दूर है तब तक केवल रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये जो प्रोटॉन है, ये चारों प्रोटॉन को इतना ज़्यादा वेलोसिटी देना चाहिए जिससे कि उस वेलोसिटी के कारण वो 3 फर्मी के अंदर चला आए, और जब 3 फर्मी के अंदर चला आएगा फिर तो वो कंबाइन हो जाएगा, फिर तो अट्रैक्टिव फोर्स उसमें लगने लगेगा। तो उतना ज़्यादा वेलोसिटी कैसे आएगा? जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा।
इसका टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ केल्विन जब टेम्परेचर देंगे तब ये चारों प्रोटॉन एक दूसरे से कंबाइन होगा। तो ये जो रिएक्शन है वो आप वो मीन्स कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है, ये आप लेबोरेटरी में नहीं करवा सकते, ठीक है। ये रिएक्शन केवल अनकंट्रोल्ड ही हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल्ड का मतलब किसी एक जगह पर आप हाइड्रोजन को लीजिए और इतना टेम्परेचर जनरेट करिए। अगर इतना टेम्परेचर जनरेट करेंगे तो कोई भी ऐसा कंटेनर नहीं है जो कि इस टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। जैसे पिछले केस में हम लोग कंक्रीट का सील्ड लिए, तो कंक्रीट का सील्ड लिए, उसके अंदर रिएक्शन करवाए, एनर्जी को बाहर निकाले, वहाँ काम चल गया, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर ये कंबाइन होता है, उतना टेम्परेचर आप जो है पॉसिबल नहीं है कहीं पर भी लेबोरेटरी में। तो अगर ये रिएक्शन कंट्रोल्ड हो जाए तो फिर तो एनर्जी का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि वाटर से हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और उस हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बनाएं और उससे जो है एनर्जी बाहर निकालें। लेकिन ऐसा पॉसिबल अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो रिएक्शन इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए और सन के कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उतने टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होकर के हीलियम बनाता है और फिर से एनर्जी लिबरेट होता है। तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हाइड्रोजन बॉम्ब का यही प्रिंसिपल भी है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। बॉम्ब का क्या मतलब कि आप एक बार ब्लास्ट कर दीजिए। हाइड्रोजन बॉम्ब को ट्रिगर करने के लिए भी एटम बॉम्ब को पहले ट्रिगर करना पड़ेगा, क्योंकि एटम बॉम्ब को ट्रिगर करेंगे, एटम बॉम्ब को चलाएंगे और उसको फिर हाइड्रोजन के रखे कंटेनर में डाल देंगे, एक बड़ा सा कंटेनर जिसमें केवल हाइड्रोजन है, और उसमें एटम बॉम्ब को फोड़ दीजिए, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उतने हाई टेम्परेचर पर सब हाइड्रोजन एक दूसरे, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, सब हाइड्रोजन कंबाइन होने लगेगा और तब फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। एटम बॉम्ब से टेम्परेचर इतना गेन करते हैं और फिर इस टेम्परेचर पर कंबाइन करके फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉम्ब ट्रिगर करने के लिए एटम बॉम्ब ट्रिगर करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर पिछला जो रिएक्शन लिखे थे उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकला था, अभी इस रिएक्शन में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला है, तो इसमें तो कम निकला है। तो पिछला जो था उसमें ज़्यादा एनर्जी था, लेकिन नहीं, पिछले से ये एनर्जी 8 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8 गुना ज़्यादा है। मतलब एटम बॉम्ब से हाइड्रोजन बॉम्ब 8 गुना ज़्यादा विस्फोटक होता है, ज़्यादा एनर्जी निकालता है। एक एटम बॉम्ब हिरोशिमा और एक नागासाकी में गिरा था तो वो एरिया केवल तबाह हुआ था। अगर एक हाइड्रोजन बॉम्ब गिर जाए तो पूरा जापान तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी जैसा 8 शहर बहुत से बहुत होगा, तो वो 8 शहर को वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो ख़त्म कर सकता है। अब सवाल ये है कि सर कैसे? तो उस बात को हम एक क्वेश्चन से समझाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन 1 kg यूरेनियम 235 अंडरगोज न्यूक्लियर फिशन एंड 1 kg हाइड्रोजन अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको 1 kg यूरेनियम दिए हैं और 1 kg हाइड्रोजन दिए हैं, एक का फिजन करवाना है, दूसरे का फ्यूजन करवाना है, तो उसका एनर्जी का रेशियो कितना होगा। अब देखो, पहले यूरेनियम का कैलकुलेट करते हैं। 1 kg यूरेनियम में कितना ग्राम यूरेनियम? 1000 ग्राम। कितना मोल यूरेनियम? अगर मास दिया है तो मोल में चेंज कर सकते हैं, बाई 235, इतना मोल हो गया यूरेनियम का। और 1 मोल में कितना एटम? तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। 1 kg यूरेनियम में यूरेनियम का इतना एटम होगा और एक एटम के ब्रेक करने से कितना एनर्जी निकला? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एटम के ब्रेक करने से इतना एनर्जी निकलेगा। दिस इज एनर्जी ऑफ यूरेनियम।
ठीक है। अब हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन का 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। हाइड्रोजन का मास नंबर है 1, तो इतना मोल 6.023 10⁻23 इतना एटम, हाइड्रोजन का इतना एटम हो गया। अब 4 एटम मिल करके, 4 एटम जब कंबाइन होता है तो इतना एनर्जी निकलता है। तो इतना एटम में 4 का कितना कॉम्बिनेशन होगा, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो। 4 का इतना कॉम्बिनेशन हो गया। अब 4 का कॉम्बिनेशन से 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना 4 का कॉम्बिनेशन है तो उसमें इतना एनर्जी निकलेगा। दिस इज एनर्जी ड्यू टू 1 kg हाइड्रोजन। अब इसका और इसका रेशियो ले लीजिए, ये और ये रेशियो जब आप निकालेंगे, आप होशियार लोग हैं, इसको आप कैलकुलेट करिए EU/EH, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना ऊपर 200, नीचे कितना बचेगा 235, ठीक है, और यहाँ बचेगा 26.7 और ऊपर कितना हो जाएगा 4। ये और ये अप्रॉक्सीमेटली कट गया, तो इससे 8 चौका 32, ये अप्रॉक्सीमेटली 1/8 आप कैलकुलेट करो। मतलब हाइड्रोजन में 8 टाइम्स होगा, इसमें 8 टाइम्स आएगा। एक बहुत छोटा सा टॉपिक छूट गया था, न्यूक्लियर डेंसिटी। कोई भी न्यूक्लियस जो है उसका डेंसिटी सेम होता है और ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। हम कोई भी एक एलिमेंट लिए हैं XZA, इसके अंदर Z प्रोटॉन है और A-Z न्यूट्रॉन है, Z प्रोटॉन A-Z न्यूट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस है इसका डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी अगर डेंसिटी कैलकुलेट करें तो डेंसिटी होगा इसका टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। इसका टोटल मास कितने के बराबर, डेंसिटी होगा मास बाय वॉल्यूम। इसका टोटल मास कितने के बराबर, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर हम सेम माने तो आप कह सकते हैं A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल मास हो गया, बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³। r इसका रेडियस है और रेडियस कितना होता है r0 a⁻⁴ 1/3 का क्यूब, तो r0³ इंटू a, ये a से a कैंसिल हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 kg डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, r का वैल्यू 1.2 का होल क्यूब और फर्मी 10⁻45। फर्मी का क्यूब करेंगे तो फर्मी है 10⁻15, उसका क्यूब 10⁻45। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये 45 को ऊपर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, तो 27 और 3 30, 15 3 18 10⁻18, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17। एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 2.38 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी इतना है, और ये डेंसिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि न्यूक्लियर डेंसिटी सब एलिमेंट का सेम होता है। चाहे आयरन का न्यूक्लियस लीजिए या कोवल्ट का न्यूक्लियस लीजिए या यूरेनियम का न्यूक्लियस लीजिए, सबका डेंसिटी सेम होगा, क्योंकि वो जेड पर डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट है। ये ए और ए तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। तो पहला पॉइंट लिख लो, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट इज सेम।
उसका ऑर्डर क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो उसका ऑर्डर है 10^17। दूसरा पॉइंट ये है, ये आप कह सकते हैं, ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम अर्थ का डेंसिटी कहें, अर्थ, भाई पूरा अर्थ जो है उसमें वाटर है, रॉक है, वाटर का डेंसिटी 10^3 होता है, रॉक मीन्स जो सॉलिड है उसका डेंसिटी, अब जैसे आयरन, कॉपर, ये सब का डेंसिटी लिखेंगे तो 10^9 होगा। एवरेज डेंसिटी जो अर्थ का लिया जाता है वो है 10^4। एवरेज डेंसिटी अर्थ का कितना है, 10^4, और इसका डेंसिटी कितना है, 10^17। दोनों का रेशियो कितना होगा, 10^13। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में ये 10^13 टाइम्स मोर डेंसर होता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ, दिस इज 10^13 होता है। ये बहुत बड़ा है, 10^13 नंबर बहुत बड़ा है, तो इतना ज़्यादा डेंसर होता है। तो ये एक पॉइंट था, इसको आप ध्यान रखिए। ये एक क्वेश्चन है जो हम लोग करने जा रहे हैं 5.29। तो अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें लिखा है कि ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेस, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट प्रोसेस इज T1, फॉर सेकेंड इज T2, so that effective half-life T of the nucleus is given by 1/T is 1/T1 plus 1/T2। इसको जरा हम लोग समझते हैं और ये फार्मूला को आगे से याद रखेंगे। इफेक्टिव का मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट तो हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, हर चीज़ का इक्विवेलेंट निकाला जाता है। तो जैसे ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इसका नंबर किसी टाइम पर n है, नंबर n है, और इस n से वो dn डीके कर देता है dt टाइम में। अभी t टाइम पर इसका नंबर कितना है, n है, और अगले dt टाइम में कितना डीके कर दिया, dn। तो अगर अगले dt टाइम में dn डीके कर दिया है तो ये dn कितने के बराबर होगा, ये dn जो डीके किया है वो कितने के बराबर होगा, तो कहोगे लैम्डा इंटू n इंटू dt। ठीक है। अब अगर हम तुमसे कहें कि ये जो अब दूसरा केस करें, ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ये 2 अलग अलग प्रोसेस से डीके कर रहा है। ये सेम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका नंबर n है, और ये एक प्रोसेस से डीके करता है जिसका कांस्टेंट लैम्डा 1 है, और दूसरे प्रोसेस से डीके करता है जिसका कांस्टेंट लैम्डा 2 है। dt टाइम, भाई पहले dt टाइम में कितना ब्रेक किया था, dn। अब उसी dt टाइम में सपोज करो कि dn1 इस प्रोसेस से डीके किया है और dn2 इस प्रोसेस से डीके किया है। dn1 इस प्रोसेस से डीके किया है और dn2 दूसरा प्रोसेस से डीके किया है। ठीक है। तो इसका ये अगर इक्विवेलेंट है तो यहां पर टोटल नंबर कितना है जो dt टाइम में डीके किया है, dn1 प्लस dn2, और dt टाइम में यहां पर कितना डीके किया है, dn। ये dn1 कितने के बराबर, ये जो डीके किया है वो कितने के बराबर, लैम्डा 1 n dt, और dn2 कितने के बराबर, लैम्डा 2 n dt। नंबर तो इसका n ही है, ये n नंबर है, और dn2 डीके किया है इस प्रोसेस से, dn1 डीके किया है इस प्रोसेस से। अब इस दोनों का इक्विवेलेंट हम एक प्रोसेस लेट कर लिए जिससे कि ये dn ब्रेक किया, तो ये dn कितने के बराबर, लैम्डा इंटू n dt। n dt कैंसिल हो गया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा। मतलब अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट 2 अलग अलग प्रोसेस से डीके कर रहा है तो इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट जो होगा वो दोनों का सम होगा। ये एक फॉर्मूला हो गया, आगे से इसको याद रखना है। अब इस प्रोसेस का टाइम हाफ लाइफ अगर T1 है तो इसको आप क्या लिखेंगे, ln2 बाई T1, ln2 बाई T2,
ln2/t। तो ये इक्विवेलेंट टाइम हाफ लाइफ हो जाएगा। 1/t1 प्लस 1/t2 इक्वल टू 1/t। ये आपको प्रूव करना था इसमें। ये अगला टॉपिक है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ये वाला टॉपिक केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, मेडिकल वालों के लिए ये टॉपिक नहीं है। तो मेडिकल वाले बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर जाए, इसको छोड़ दें। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में पढ़ने से पहले हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैथ में आप पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy/dx प्लस p/, इज इक्वल टू q। ये जो q है ये x का फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ x। इस इक्वेशन को, ये p क्या है, ये कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, y और x वेरिएबल है। तो ऐसे वाले फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर IF, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e रेज़ टू द पावर px, e रेज़ टू द पावर p इंटू एक्स। ये इंटीग्रेशन फैक्टर है, उससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जरा एक बार मल्टीप्लाई करते हैं इतने से, देखो क्या होगा। e रेज़ टू द पावर px इंटू dy/dx प्लस e रेज़ टू द पावर px इंटू py इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर px इंटू q। ये जो पूरा टर्म है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d/dx ऑफ e रेज़ टू द पावर px इंटू वाई इक्वल टू e रेज़ टू द पावर px इंटू q। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं। पहले को छोड़िए, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, प्लस पहले को डिफरेंशिएट करिए, दूसरे को छोड़िए। तो इसका डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर px इंटू पी और दूसरे को छोड़िए बाई। ये जो पूरा टर्म है उसको एक साथ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इस dx को उस तरफ लेके चले जाइए, तो d e रेज़ टू द पावर px इंटू वाई इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर px q dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e रेज़ टू द पावर px इंटू वाई इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर px इंटू, ये q तो x का फंक्शन है, तो जैसा फंक्शन होगा उसको रखना पड़ेगा, q इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब ये फंक्शन को यहाँ पर रख दीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर ये कांस्टेंट है सपोज, तो इसको बाहर ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है। ये बात आप मैथ में पढ़ेंगे, चूँकि अभी इसका काम है इसलिए हम इसको लिख लिए, इसको आप भी लिख लीजिए और इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, ज़रा प्रैक्टिस हम लोग कर लें। क्वेश्चन है dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। अगर पूछें सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है, तो भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि उस फॉर्म में है, dy/dx p/, इज इक्वल टू q। ये q क्या है, x का फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या कहेंगे, e रेज़ टू द पावर 2x। अब इतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो e रेज़ टू द पावर 2x dy/dx प्लस 2y e रेज़ टू द पावर 2x इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x इंटू e रेज़ टू द पावर x। इसको क्या लिख देंगे, e रेज़ टू द पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू, है ना, इधर हो जाएगा
ई रेज टू द पावर 3x dx। भाई इसको आप लिखेंगे ना जी, दिस बाय dx ऐसे लिखेंगे, ये dx इस तरफ आएगा और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए। दिस इज ई रेज टू द पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x dx का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर 3x बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x x ई रेज टू द पावर x बाई 3 प्लस c ई रेज टू द पावर -2x। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब कि dy बाई dx के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसको आप इंटीग्रेट करके फंक्शन ले आइए y और x में, तो y और x में ऐसा फंक्शन होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ऐसे करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में तो डायरेक्ट उसका आंसर लिख देंगे ई रेज पावर px y इज इक्वल टू दिस। तो इसको एक बार लिख लीजिए। तो सपोज करिए ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है A जिसका इनिशियल नंबर n0 है और ये कन्वर्ट होता है दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो कि B है। इसका इनिशियल नंबर 0 है, t इक्वल टू 0 पर इसका नंबर n0 है, इसका नंबर 0 है और ये कन्वर्ट होता है तीसरा एलिमेंट में जो स्टेबल प्रोडक्ट है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका नाम C है, t इक्वल टू 0 पर इसका नंबर 0 है और इसका डीके कांस्टेंट λ2 है। कहने का मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट दूसरे में ब्रेक किया जो रेडियो एक्टिव है, ये फिर स्टेबल प्रोडक्ट में ब्रेक किया। टी टाइम के बाद हम लेट कर लेते हैं इसका नंबर Na है, इसका नंबर Nb है और इसका नंबर Nc है। टी टाइम के बाद आपको बताना है कि इसका नंबर कितना होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसका नंबर कितना होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो लिख लीजिए, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट B एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका नंबर किसी टाइम पर NB है, तो इस NB के बढ़ने का रेट कितना है। टी टाइम पर इसका नंबर NB है, अगर पूछें कि इसका नंबर बढ़ने का रेट कितना है तो आप कहोगे dNB बाई dt। ये कितना होगा, तो कहोगे इसका जो नंबर इंक्रीज करेगा, जितना ये डीके करेगा उतना ही तो इंक्रीज करेगा। तो इस समय टी टाइम पर इसके डीके होने का रेट कितना है, इसके डीके होने का रेट होगा λ1 इंटू Na। इसके डीके होने का रेट होगा λ1 इंटू Na, क्योंकि इसका नंबर कितना था Na, तो डीके होने का रेट कितना होगा λ1 इंटू Na और इसके डीके होने का रेट कितना है λ2 इंटू Nb। इसको माइनस कर दीजिए। माइनस क्यों कर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग जस्ट पहले किए थे। इससे पहले क्या किए थे कि एक मशीन है जिससे कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस हो रहा है जिसका रेट R है और ये फिर डीके हो रहा है जिसका डीके कांस्टेंट दिया, तो नेट इसके प्रोडक्शन का रेट क्या है, तो कहोगे इसके बनने का रेट माइनस इसके डीके होने का रेट। ये लास्ट पिछले क्वेश्चन में किए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो एलिमेंट है इसके बनने का रेट पूछा जा रहा है, तो ये एलिमेंट इसके डीके होने के कारण तो बन रहा है, जितना ये डीके हुआ है उतना ही ये बना है, तो इसके बनने का रेट होगा इसके डीके होने का रेट। अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट होता तो इसका जितना डीके होने का रेट होता उतना ही इसके बनने का रेट होता, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये भी डीके हो जा रहा है, तो इसके डीके होने का रेट कितना है इस टाइम पर, तो कहोगे Nb इंटू λ2, तो λ2 Nb घट गया, नेट इसके बनने का रेट इतना हो गया। अब ये बात अगर आपको समझ आ गया है तो आगे अब मैथ का काम है। यहाँ पर हमको Nb निकालना है, तो Nb कैसे निकालते हैं इसको देखिए।
dNB बाई dt, इसको इधर ले आइए, प्लस लेमडा 2NB इक्वल टू लेमडा 1NA। ये NA कितने के बराबर होगा? ये NA क्या है? t टाइम पर इसका नंबर, तो ये NA होगा इनिशियल नंबर N0 e रेज टू द पावर माइनस लेमडा 1t। इसका डीके कांस्टेंट लेमडा 1 है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस NA के जगह पर लिख दो, इसके जगह पर, है ना, आगे लिख देते हैं dNB बाई dt प्लस लेमडा 2NB इक्वल टू लेमडा 1, NA के जगह पर N0 e रेज टू द पावर माइनस लेमडा 1t। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। dNB बाई dt, यहाँ पर dy बाई dx, ये कांस्टेंट है जो वहाँ p था, ये y है और ये t का फंक्शन है। तो इस फॉर्म में डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। क्या लिखें? बोलो, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा? e रेज टू द पावर pt होगा, क्योंकि यहाँ x के जगह t है और p के जगह यहाँ लेमडा 2 है। तो लेमडा 2 इंटू टी इंटू y के जगह होगा NB इज इक्वल टू लेमडा 1 N0 e रेज पर माइनस लेमडा 1t e रेज टू द पावर px, मतलब e रेज टू द पावर p के जगह पर लेमडा 2 इंटू टी, ये इंटीग्रेशन फैक्टर है, इंटू dx के जगह पर dt, इसका इंटीग्रेशन। ये तो फॉर्मूला हम लोग ला चुके थे, इसलिए डायरेक्ट इस पर बिठा दिए। अब इसको मिटाते रहे। अब आगे चलिए, इसको इंटीग्रेट करिए। e रेज टू द पावर लेमडा 2t इंटू NB इज इक्वल टू लेमडा 1 N0 e रेज टू द पावर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, तो e रेज टू द पावर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू टी बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हो गया। अब c का वैल्यू कितना होगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। t इक्वल टू 0 पर NB कितना था? 0 था। एट t इक्वल टू 0 NB इज 0, तो यहाँ पर t का वैल्यू 0 लीजिए, NB का वैल्यू 0 लीजिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया। यहाँ हो जाएगा लेमडा 1 N0 बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 ई रेज पर 0, यहाँ 1 हो गया, प्लस c। इसको इधर ले आइए तो c का वैल्यू आ जाएगा। अब कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं। अगला लाइन लिख देते हैं e रेज टू द पावर, यहाँ के बाद देखो यहाँ लिख रहे हैं लेमडा 2t NB इज इक्वल टू लेमडा 1 N0 बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। ये c के जगह यहाँ लिखाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, ये माइनस हो जाएगा, उतना कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, तो बचा कितना? e रेज टू द पावर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू टी माइनस 1। अब इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो NB हो जाएगा लेमडा 1 N0 बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, इसको डिवाइड करो, ई रेज पर माइनस लेमडा 1t माइनस, ये यहाँ डिवाइड होगा तो माइनस लेमडा 2t। ये होगा नंबर ऑफ b एट एनी टाइम t। ठीक है, ये तो इस पार्ट का हो गया। इसका अगला पार्ट क्वेश्चन का ये है कि इसका नंबर मैक्सिमम कब होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो हम लिखे थे तो मैक्सिमम कब हुआ था? इनफाइनाइट टाइम के बाद हुआ था। अभी क्या होगा कि शुरू में इसका नंबर 0 है, जब यहाँ से डीके होना शुरू हुआ तो शुरू में इसका नंबर बढ़ना शुरू हुआ। तो शुरू में इसका नंबर 0 था और यहाँ से ये डीके हो रहा था, तो शुरू में इसका नंबर बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर घटना शुरू होगा।
क्योंकि जैसे जैसे इसका नंबर घटेगा तो इसके डीके होने का रेट घटेगा, मतलब इसके बनने का रेट घटेगा, और नंबर जब बढ़ रहा है तो इसके डीके होने का रेट बढ़ता जाएगा। तो इस तरफ से जो है वो घटना शुरू होगा और इधर से फिर बढ़ना शुरू होगा, तब फिर इसका नंबर डिक्रीज करने लगेगा और फाइनली इन्फिनाइट टाइम के बाद इसका नंबर 0, इसका नंबर 0, सबका सब ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका नंबर मैक्सिमम किस टाइम पर होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकेंड पार्ट लिख लीजिए, फाइंड द टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ बी मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम। फाइंड द टाइम, ये सेकेंड क्वेश्चन है, एट विच बी इज मैक्सिमम। तो बी मैक्सिमम कब होगा बोलो? जब डी एन बी बाई डी टी 0 होगा। इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, डी एन बी बाई डी टी कितना होगा? 0 होगा। तो डी एन, या तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आप 0 कर दीजिए, या यहाँ पर इसी को आप 0 कर दीजिए, डी एन बी बाई डी टी को 0 कर दीजिए, मतलब λ1 एन ए इक्वल टू λ2 एन बी। इसका मतलब λ1 एन ए माइनस λ2 एन बी। तो λ1 एन ए कितना है? एन ए है एन नॉट ई रेज पर माइनस λ1 टी, और λ2 एन बी इतना लिख दो, λ1 एन नॉट बाई λ2 माइनस λ1 ई रेज टू द पावर माइनस λ1 टी ई रेज टू द पावर माइनस λ2 टी। अब इसको सॉल्व करके हम लोग टी का वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आप देखिए λ1 एन नॉट और λ1 एन नॉट ये कैंसिल हो गया। इसको टी आपको कैलकुलेट करना है, इसको इस तरफ ले आते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको हम क्या करते हैं, उस तरफ लेके चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ लिख रहे हैं λ2 माइनस λ1, ये उधर चला गया और उसको इधर डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू, अच्छा इसको इधर, इसको भी डिवाइड कर दो तो बाई λ2 इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस λ1 से डिवाइड कर दे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर λ1 माइनस λ2 इंटू टी। ये हो जाएगा 1 माइनस λ1 बाई λ2, 1 माइनस ई रेज पर λ1 माइनस λ2 इंटू टी। ये 1 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो ln λ1 बाई λ2 इज इक्वल टू λ1 माइनस λ2 इंटू टी। तो टी का वैल्यू हो जाएगा ln λ1 बाई λ2 डिवाइडेड बाई λ1 माइनस λ2। इतने टाइम के बाद इसका नंबर मैक्सिमम हो जाएगा। और इसका मैक्सिमम नंबर कितना होगा ये अगर पूछें तो एन बी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, टी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो एन बी का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में पूछा गया था, इसका डेरिवेशन पूछा गया था यही वाला कि भाई टी का वैल्यू आप कैलकुलेट करिए कितना होगा जब इसका नंबर मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बाकी सब टॉपिक तो कंप्लीट ही कर चुके हैं, अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग अब आगे जो है एक्सरसाइज 2, 3, 4 मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे। तो आपको जिसके पास पैकेज है बढ़िया, यहाँ से या तो आकर पैकेज ले लो या कुरियर से पैकेज मंगवा लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन हम पीडीएफ में देंगे, उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन अब सॉल्व करना ज़रूरी है। हमारे तरफ से ये कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।